बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएम ग्लोबल के मैनचेस्टर स्टूडियोज से एक बार फिर लाइव विद फरहान असलम एंड समीना खान के साथ मैं यानी कि फरहान असलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रस्म मामूल मेरे साथ दिन समीना खान। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक बस आज सुबह से तो खैरियत से थे, लेकिन जो अफसोसनाक खबर पाकिस्तान से आई है उसने तो फिर हम सबको बहुत ज़्यादा गमज़दा कर दिया है और बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो लाहौर में वाक़या हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, वो हमेशा एक बात, एक शेर हम अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं कि दुश्मन मरे थे खुशी न करिए सजना भी मर जाना हूँ, और सुल्तान बाहू का है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि दुख और खुशी का एहसास उसी शख्स को होता है कि जिसके साथ वो बीतती है। अगर आपको खुशी है, कोई दूसरा जो कोई जितना भी कह दे कि जी मैं आपकी खुशी में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन उसको वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस, वो खुशी नहीं हो सकती। इस तरह से मौत एक ऐसी चीज़ है जो बरहक है, आनी है। हर जी रूह जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से कूच करना है, ये हमें मालूम है। लेकिन जब भी हमसे अपना कोई जुदा होता है तो जो उसकी एक कसक होती है, एक जो शिद्दत होती है तकलीफ़ की, वो दुनिया कोई शख्स महसूस नहीं कर सकता सवाए उसके जिसका प्यारा उससे बिछड़ा है। आज 13 कीमती जानें ज़ाया हुई, 13 अफराद शहीद हुए, जिसमें 2 पुलिस के आला ओहदेदारान भी शामिल हैं, दीगर 3 या 4 दीगर पुलिस एहलकार भी हैं, 7 अवाम हैं। हर शख्स की जान बहुत कीमती है। और फिर 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। पहले तो हम डीएम ग्लोबल की जानिब से, मेरी जानिब से, समीना जी की जानिब से, मेरे मैनेजमेंट की जानिब से हम सबके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम जो शोदा हैं, मरूमीन हैं, उनकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमीला अता करे। और जो लोग ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द जल्द सेहत कामला आजला अता करे। आमीन सुम आमीन। हम रोज़ाना ये खबरें सुनते हैं, भेसी शायद हमें बढ़ गई है। ख़ुसूसन 2000 की जो दिहाई थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी दिहाई रही। दहशतगर्दी का जो अफरियत था, जो एक जिन था, वो बोतल से पूरी तरह से बाहर आ गया। नाम नेहाद तालिबान के नाम को ख़राब किया गया। तालिबान बेसिकली तालिब इल्म से है, और तालिब इल्म और ख़ुसूसन जो इस्लामी मदारिस के तालिब इल्म हैं उनको तालिबान कहा जाता था, जो इस्लाम की जुस्तजू में इस्लाम को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखा यह गया कि तालिबान के इस नाम को इस्तेमाल किया गया, जोड़ा गया दहशतगर्दी के साथ, और छाती ठोक कर लोगों के गले काटे गए, और वो भी इस्लाम के नाम के ऊपर। और जिसके बाद पूरी दुनिया ने, जो नॉन मुस्लिम दुनिया थी, उसने एक सवाल उठा दिया, कैसा मजहब है कि जहाँ पर लोगों के गले काटे जाते हैं? लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ना मेरे प्यारे हबीब ने बताया, ना किसी औली अल्लाह ने कहा। कोई एक ऐसा मुझे कुरान से कोई मिसाल दे दे, कोई हदीस से मिसाल दे दे कि इस्लाम ने यह हुक्म दिया हो कि किसी भी नहत्ते का जाके गला काट छोड़ो, बेशक वो आपका बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो। फतह मक्का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बड़े वाज़े थे कि जो हथियारबंद नहीं है उसको आप मार नहीं सकते। जो किसी ऐसी जगह पर जहां पर इबादत गाह है वहां चला गया, आप उसे मार नहीं सकते। औरत बच्चे को आप मार नहीं सकते। लेकिन फिर यह देखने में आया कि तालिबान ने इस्लाम के नाम के ऊपर, जो नाम नेहाद तालिबान है, दहशतगर्द थे वो, बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, बुजुर्गों को क्या, बिला तफरीक हर किसी को कत्ल किया। और यह सिलसिला बहुत शिद्दत से जारी रहा दिसंबर 2014 तक, जब एक टर्निंग पॉइंट आया। और जो पेशावर में एक स्कूल पर, आपको मालूम है आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिहा हुआ, जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए, और फिर पाकिस्तानी कौम एक नए जज्बे से उठी कि हम इस दहशतगर्दी से निजात हासिल करेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ, बहुत सी जानें कुर्बान की फ़ौज ने, आवाम ने, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ये निकला कि अब वो 95% तक कम हो गए हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात जो पहले होते रहे हैं। 70-72 हज़ार जानें हमने ज़ाया की हैं। अमेरिका, फिर वो आज मैं खबर पढ़ रहा था, थिंक टैंक है जी समीना, बड़ा इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है अमेरिकन, जिसने ये कहा है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ इसकी एफर्ट्स ठीक नहीं हैं। मैं ये सोच रहा था कि अमेरिका ने तो अपने 1000 आदमी भी नहीं मरवाए। 9/11 में भी जो कुछ हुआ था उसमें ज़्यादातर गैर मुल्की मरे बेचारे, अमरीकी शहरी तो बहुत कम थे। सो वो हमें सिखा रहा है, जिसने 70-72 हज़ार जानें कुर्बान कर दी अमेरिका की जंग में इब्तदाई तौर पर, क्योंकि अमेरिका भागा आया था अफगानिस्तान में, हमने, हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था उससे। इनका ख्याल ये था कि यहाँ पर वो कल्प्रिट्स छुपे हुए हैं जिन 9/11 में जो मुलव्विस हैं, लिहाजा उनकी जंग में 72 हज़ार आदमी हमने झोंक दिया। और फिर आज हमें थिंक टैंक ये बता रहा है, प्रेसिडेंट को, अमरीकी सदर को ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इनफ नहीं किया, इनको सख्ती से निपटा जाए, नहीं है तो 6 महीने के बाद इन्हें टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और मुझे शर्मिंदगी हो रही है उन 70,000 कुर्बानियों के ऊपर जो हमने अमेरिका की खातिर दी।
फर्स्ट प्राइमरीली और फिर अपने अमन की खातिर भी थी, लेकिन प्राइमरी मकसद उसका ज़ाहिर है कि अमेरिका का उससे मुफाद वाबस्ता था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, ख्वाह वो अफगान वॉर हो या उसके बाद की 9/11 के बाद की जंग हो। हम उस जंग में कूदे ही सिर्फ अमेरिका बहादुर की खातिर, वगरना हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हुसन 9/11 के बाद कुछ नहीं था अफगानिस्तान में कि हम वहाँ जाते। सो अब थिंक टैंक हमें कह रहा है कि जी आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। फरहान साहब, बात यह है कि जैसे आपने मेंशन किया कि 2000 की जो दहाई शुरू हुई पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नई सदी लेकर नहीं आई, लेकिन मैंने ये देखा ओवर द इयर्स के अगरचे के ज़रबे अज़ब के बाद हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं, ठीक हुए हैं। ख़ुदकुश धमाकों की ख़बर जो है वो कम आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जब भी इतने अरसे के बाद धमाका होता है तो बड़े ज़ोरदार तरीके से होता है, जैसे आज का धमाका जिसमें तकरीबन कहीं कुछ सोर्सेज कह रहे हैं 17, कुछ 13 और मैं कहीं पढ़ी थी 11 के भी हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म खबर नहीं, अनकन्फर्म नहीं, ये तभी तक 2-3 दिन लगेंगे कंफर्मेशन होने में, लेकिन 70 से ज़्यादा लोग जो ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा सानिया है। और अगर आप इस साने को देखें, अभी रिसेंटली यूरोप में पेरिस में और बेल्जियम में जो अटैक्स हुए, आप देख सकते हैं कि उसको कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे कवर किया कि इस दुनिया में एक तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ की जो खबर है वो महज शायद हेडलाइन न्यूज़ भी नहीं होती, खबर आती है और चली जाती है। उसकी वजह क्या है कि हम खुद पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान के अंदर जो हमारी आवाम है और पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले इदारे इस बात को अभी तक उन्होंने सीरियस नहीं लिया। जैसे आपने अमेरिका की बात की, मेरा ख्याल है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को और हमारी गवर्नमेंट को टफ होने की ज़रूरत है। हम आज तक हमने इनको देखा कि वो डिफेंसिव होके बात करते हैं। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि वो डिफेंसिव होके बात करें और दुनिया को बताएं, आंखों में आंखें डाल के बात करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, हम जो जिस तरीके से पाकिस्तान में तकरीबन 2 साल के अरसे में ज़रबे ने जो कामयाबी हासिल की, वो अमेरिका कई सालों में अफगानिस्तान में हासिल नहीं कर पाया, नहीं कर सका। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी हुकूमत मजबूत नहीं है, हमारा कोई वजीर खारजा नहीं है जो एक पॉलिसी वाज लेके चले, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। कॉलर है जी, कॉलर है, बात कर लीजिए। और इस पर मजीद मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अमेरिका के लिए कहना बड़ा आसान होता है, जो भी थिंक टैंक ने कहा, मैं इस पर बहुत एक तारीख लंबी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन कॉलर पहले हमारे साथ कौन है, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी जी फरमाइए जनाब। बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया, मैं अभी आया हूँ ड्यूटी से, तो देखा है तो बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन अफसोस तो करके हम इस चीज के बाद बयान आना शुरू हो जाते हैं। राना सनावला जैसे बयान दे रहे हैं कि हम जल्दी ढूंढ लेंगे, शनाख्त कर लिया गया। तो जिस दिन फौज का ये खत्म हुई थी अदालतों का जो टाइम, तो सबसे पहले इसी ने, राना सनावला ने कहा था भाई अभी फौजी अदालतें नहीं चाहिए जी, क्योंकि ये खुद बजाते खुद जो प्रमोट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया था मुल्क में, ये बच्चों को शहीद किया। 150 बच्चा जो आप अभी जिक्र कर रहे थे 2014 में, तो ज़रबे अज़ब वालों ने कुछ करके दिखाया। तो उनकी अदालतें सबसे पहले ये अब कह रहे थे कि इनको छोड़ो, इनको नहीं अपना होना चाहिए। तो आप देखें कि सबसे पहले इनको चाहिए कि वो जो रजिस्टर्ड नहीं हुए आज तक मदरसे, वो उनको जो प्रमोट करते हैं और उनके पीछे इन्हीं का जो ना आशीर्वाद होता है, राना सनावला जैसे MNA MP वज़रा का, और उन मौलवियों को जो जिनकी वजह से पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और इन्होंने जगह जगह ये कारखाने बना दिए और मदरसों का नाम देकर। कौन सा इस्लाम है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आप भी असलम भाई आप बता रहे थे, कुछ और चीजें भी उन्होंने बताई थी। जो यहूदी थे वो अपने रस्म रिवाज पे कायम रहे, उनकी इबादतगाहों को नहीं गिराया जाएगा, हर कबीला आजाद है। लेकिन इस्लाम ने तो कभी किसी पर कोई चीज नहीं ठोंसी। आज कौन से ये मुल्ला आ गए हैं जो जबरदस्ती किसी को काफिर किसी को मुसलमान कह रहे हैं, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबा थे, उनका नाम था, जो उनके मुंह भले बेटे भी थे, उन्होंने से एक जो ना सामा बिन जायद, उन्होंने एक बंदे ने वो नीचे गिर गया और उसका गला काट दिया, लेकिन गला काटने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शिकायत हुई तो पूछा कि क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था? हल शकत का कलबा हूँ, तूने उसका दिल चीर के देखा, उसने मुंह से कलमा पढ़ा था या दिल से पढ़ा था? ठीक है, थैंक यू अहमद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं ये चाहूंगी फरहान साहब कि आज का जो वाकया है उसको मेरी नाकस राय है वो यही है कि मैं उसको इस चीज़ से जोड़ती हूँ कि PSL का फाइनल
पीसीबी ने ये कहा था कि हम लाहौर में करवाना चाह रहे हैं और करवाएंगे, जिस पे इंटरनेशनल जो टीमें थी, एक दो टीमों ने इस पर एतराज़ किया कि हम सिक्योरिटी की कंसर्न्स की वजह से नहीं जाएंगे और उनको ये पर यकीन दहानी कराएगी कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में ही जो धमाका हुआ है वो उसी जानिब एक कड़ी है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ये फाइनल नहीं होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे इस वक्त यही लगता है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला हर इंटरनेशनल इवेंट ना होने दिया जाए, ये एक साजिश है। और ये साजिश कौन कर सकता है? देखिए, बात में दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने हमेशा खुसूसन 9/11 के बाद से जब जंग का रुख बदला अमेरिका ने, तो उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जिसमें भारत सर फहरिस्त है कि पाकिस्तान एक बहुत ही कोई जालिम और बर्बरियत से भरा हुआ मुल्क है जहाँ पर हर तरफ लोगों के गले काटते फिरते हैं, हर कोई बंदूक बरदार फिर रहा है वहाँ पर। और फिर जो ये क्रिकेट के खिलाफ एक साजिश हुई कि श्रीलंकन टीम जब आई और ये सब कुछ आपने वो शूटिंग देखी, उसमें हमारे अपने लैप्सेस भी हैं। इतनी देर फायरिंग होती रही, पुलिस पता नहीं कहाँ सोई हुई थी, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल हमारी कमजोरियां अपनी जगह पर, लेकिन एक बाज़ाब्ता तौर पर सोची समझी साजिश थी। ये सब गन्स जो हैं हायर गन्स हैं जी। अब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे कराची के जो चीफ हैं, पुलिस चीफ, उनकी याद आ रही है। उन्होंने एक ही पिस्टल से उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा कत्ल हुए हैं एक ही पिस्टल से। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो बुलेट किस पिस्टल से निकला है वो बताया जाता है। सो ये एक ही पिस्टल 100 वारदातों में इस्तेमाल हुआ। उसमें अहले तशहीद भी शहीद किए गए, उसी से अहले सुन्नत भी शहीद किए गए, उसी से जो है एक सियासी जमात के शख्स को मारा गया, उसी से दूसरी सियासी जमात के शख्स को मारा गया। असला एक ही था। सो मतलब यह है कि असलहे को जो पीछे से चलाने वाला शख्स है या जो भी कोई से ऑपरेट करवा रहा है इस असलहे को या उस शख्स को जो ये असला इस्तेमाल करता है, वो चाहता यह है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैले। उसका मकसद कोई सुन्नी या शिया भाई जो आपस में है वो फसाद उनका हो, सियासी जमातें आपस में उलझें। मसला एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। सो पाकिस्तान के इमेज को आई थिंक नेगेटिव पोर्ट्रे करने के लिए सब कुछ किया गया। और क्रिकेट के यहाँ पर आना, बैन अल-अक़वामी टीमों का यहाँ पर आना और एक तासुर मिलना कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जाहिर है कि हमारे दुश्मन ये नहीं चाहते। लेकिन इस किस्म की कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आई हमारे किसी जिम्मेदार अदारे की तरफ से? आई थिंक एक दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट एंगल से कबूल की है। ये अनकन्फर्म चीजें हैं सारी, जैसे टीटीपी है, ये वो ग्रुप्स हैं जो खामखा कहीं भी कुछ हो जाता है जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। दाइश कहीं भी कुछ हो जाए, धाक बैठती है, इनका खौफ पैदा होता है लोगों में। इसलिए टीटीपी का जो एक अंदर हमारे एक जब से ज़रब शुरू हुई तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया। सब ये भागकर अफगानिस्तान बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लिहाजा इनके पास वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं रहा, वो एक पावर नहीं रही कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी कर सके। लिहाजा कोई भी करे, ख्वाह इंडिया की जानिब से हो, मुबैना तौर पर किसी मुल्क की जानिब से हो, कोई भी XYZ उसमें इन्वॉल्व हो, इंडिया नहीं भी है तो फौरन ये हाथ खड़ा कर लेते हैं हमें किया, जस्ट टू प्रूव कि दे आर स्टिल लाइव, जिंदा हैं अभी वो, और ये वो कैपेबिलिटी रखते हैं ये करने की। लेकिन जाहिर है कि आई थिंक इट्स प्रीमेच्योर कि हम अभी ये कहें कि ये किसने किया, आया ये टीटीपी इन्वॉल्व है या कोई भारत के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि भारत खुल्लम खुल्ला हमारे यहाँ जो लोग पकड़े गए उनके और हाजत सरज फौजी पकड़े गए जिन्होंने ये कहा कि हम दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं। सो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये खुली हकीकत है। लिहाजा भारत जब अफगान वॉर चल रही थी उस वक्त भी मोसाद और रा और मोसाद मिलकर, खाद और रा मिलकर, खाद जो कि अफगानिस्तान की एजेंसी थी, पाकिस्तान में मुतअद्दिद बम धमाके किए जिनके लोग पाकिस्तान में पकड़े भी गए और उन्हें सजाएं भी हुई। आपको मालूम होगा अभी कुछ साल पहले 2-3 एजेंट्स हमने छोड़े। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भारतीय जो कहते थे बेगुनाह है, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया तो वो फौरन छाते ठोक के कह रहे थे हम राक एजेंट्स रहे हैं, हमने बम धमाके किए हैं। सो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे इल्ज़ाम कहा जाए, ये हकीकत वाली एक सिचुएशन है। पाकिस्तानी हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा। सो आई थिंक उनका ये कहना है, जो जिस दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी ली है, कि ये 2 जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर थे, एक कैप्टन मुबीन साहब जो शहीद हुए हैं और एक SSP जो गोंदल साहब शहीद हुए हैं वहाँ पर, उनका कहना ये था कि हमने इन्हें टारगेट किया है, ये हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ इन्होंने की बेताशा, इसकी वजह से ये हमारी हिट लिस्ट पे थे और हम इन्हें मारना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने इन पर हमला किया। अब ये दावा गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो जिस नुक्ते की तरफ आप इशारा कर रही हैं, कभी इम्कान है कि वो नुक्ता भी हो सकता है। वो वक्त के जब PSL हो रहा है और फाइनल बहुत करीब है, लाहौर ही में होना है, वहां पर लाहौर में एक हजूम के अंदर अब तो PSL खतरे में पड़ गया ना फाइनल। अब तो फाइनल मुझे नहीं लगता कि लाहौर में होगा। मेरा जाती ख्याल यह है कि अभी भी इन्हें लाहौर में करना चाहिए। नहीं, आपकी कोई टीम आगे खेलेगी नहीं तो आप कैसे करेंगे? देखिए बात सारी ये है कि टीमें सब पाकिस्तान की हैं,
जो प्लेयर्स हमारी पाकिस्तानी टीमों में खेल रहे हैं उनके साथ कोई ना कोई तो बात तय हुई होगी। और दूसरा, नजम सेठी साहब का कहना यह था कि अगर चंद प्लेयर्स इनकार कर भी देते हैं तो मुतबादिल प्लान है उनके पास। सो आई थिंक हमें नरम नहीं पड़ना चाहिए। फॉरनर्स नहीं खेल रहे, ना खिलाएं, पाकिस्तानी खिलाड़ी सारे खिला लें। पीएसएल पाकिस्तान में होना चाहिए। ये धमाके दुनिया में हर जगह होते रहे हैं। बरतानिया में क्या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए? ओलंपिक क्या बंद हो गया? नहीं हुआ। अमेरिका में हर दूसरे दिन कोई बंदूक उठा के लोग मार छोड़ता है, वहां क्या जिंदगी खत्म हो गई? ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर क्या टेररिज्म नहीं होता? श्रीलंका में क्या टेररिज्म नहीं हुआ? हर जगह पर ये मामलात हो जाते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं फरहान साहब के मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में हमें एक डिक्टेटर चाहिए जो एक बात करे और उस पर कायम रहे और मामलात ख़त्म हो जाएं। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसने अब तक पिछले कई सालों से लेकर अब तक दूसरा टर्म ख़त्म होने लगा है जमहूरी हुकूमत का, लेकिन हमारे यहाँ से ये टेररिज्म, ये चोर बाजारी, ये करप्शन ख़त्म नहीं हुई बल्कि मज़ीद बढ़ी है। देखिए, मैं अफसोस की बात है ये, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, साफ़ी हैं, और आप भी ये सोचने में मजबूर हैं कि सियासतदान नाकाम हो गए। जी ठीक है, मैं समझता हूं कि हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मुखलिस हुक्मरान चाहिए। वो तो मिल नहीं सकता ना, आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है सियासतदानों की, उसमें से कोई मुखलिस है तो किसी एक का नाम बता दीजिए। डिक्टेटर्स ने भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। ज़िया साहब जब आए, लेकिन उन्होंने हालात फिर भी बेहतर किए। कोई बेहतर नहीं हुए। नहीं, अगर आप पीछे देखें, आप जितने जर्नल, इस पे बहस, बिल्कुल, जितने जर्नल आए हैं उन्होंने आपको कुछ ना कुछ वो देके गए हैं, मंगला डैम की शक्ल में, तरबेला डैम की शक्ल में, प्राइवेट चैनल्स की शक्ल में। खान साहब के बाद किसी ने कुछ नहीं किया। प्राइवेट चैनल्स की शक्ल में परवेज मुशर्रफ ने भी काम किया। आज भी फरहान साहब, आप शायद इस बात से डिसएग्री करें, लेकिन मैं इस बात पे बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कि आज भी परवेज मुशर्रफ को हम खुद सब बुरा भला कहते हैं। उसने जिस तरीके से शब खून मारा और जिस तरीके से हुकूमत ली और की, वो एक गलत तरीका था, लेकिन जो उसके कुछ इकदामात थे उसको सराहा जाना चाहिए। मसलन सबसे पहले हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जो फ्रीडम मिला मीडिया को, वो फिर उसने मॉडरेट इस्लाम की बात की, लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज पाकिस्तान में आप जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर में जाएं, लोग मॉडरेट इस्लाम की बात करें और मॉडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तब बहुत क्रिटिसाइज किया गया। और अगर आप देखें, आज भी परवेज मुशर्रफ जैसा शख्स किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में जाता है, लेक्चर देता है, पाकिस्तान की जब बात आती है, लोग कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, तो उसका आप जवाब देखें और उसके स्टेटमेंट से और उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो दिल से बात कर, और खासतौर पर इंडियन चैनल्स के वो बड़ा खच्चे जब उड़ाता है। किसी एक सियासतदान का मुझे अपना नाम बता दे जिन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया हो, जिसको पाकिस्तान की ज्योग्राफिया का पता हो, जिसको पाकिस्तान में होने वाले हालात का पता हो, जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी का पता हो, फौज की सलाहियत का पता हो। ऐसा शख्स नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एडमिट करनी चाहिए, और ये लोग जो हैं वो खामोश जीरा मुंह में डाल के जाते हैं, वापस आ जाते हैं। चलिए, अब आपने बात कर ली, मुझे जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं देखिए, ज़िया साहब के दौर के अंदर ज़िया साहब को मैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कई बार मिलने का इत्तेफाक हुआ। पर्सनली मैंने उन्हें बड़ा शफीक इंसान पाया। और मज़े की बात यह है कि वो नाम याद रखते थे। मैं एक दफ़ा उनसे मिला, स्टूडेंट था, और एक साल बाद फिर मेरी मुलाकात हुई। ज़िया साहब को मैं याद था, मैं को ख़ास चीज़ नहीं था, लेकिन ज़िया साहब की मेमोरी ज़बरदस्त थी जहाँ तक मेरा ख्याल है। बट बहैसियत हुक्मरान बेतहाशा गैर ज़रूरी फैसले, कोड़े जितने पड़े, साफियों को कोड़े पड़े लिख दिया। ठीक है, मेरे कामरान रिजवी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, नौजवान थे, एक पंफलेट बांट दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट थे, एक पंफलेट बांट दिया ज़िया साहब के खिलाफ। 11 साल जेल में उनकी जवानी बर्बाद हो गई। एक शख्स नहीं, कितने शख्स ऐसे हैं, कितने साफी हैं जिनकी पीठ पर आज भी कोड़ों के निशान है। क्यों? उन्होंने आज़ादी इजहार, ज़िया साहब के बारे में लिखा कि ये फैसला ठीक नहीं का, जूते मारे उसको चौक पे खड़े करके। ये ज़िया साहब का था इस्लाम। कौन सा इस्लाम था जिसमें वो अमीरुल मोमिनीन बन सकते थे? पाकिस्तान में बंदूक और नजर नहीं आती थी, पिस्टल डंडों से लड़ाइयाँ होती थी के ज़माने में। ज़िया साहब के बाद तोहफा में ये मिला कि क्लाशनकोफे और हत्ता के एंटी एयरक्राफ्ट गने तक जो है आपको पाकिस्तान में नजर आई। और फिर जितनी हीरोइन और जितना ये सारा अफगान महाजरीन आए और जिनको हमने बेताशा पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए, जिन्हें दुनिया भर में पाकिस्तान को जलील किया जाकर, इस पर कोई क्राइम करें नाम आता था, पाकिस्तानी ने कर दिया, निकलते अफगानी थे। ये ज़िया साहब का तोहफा था। मुशर्रफ साहब पे आ जाए हम सेकेंडली। अब आपकी बात भी मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि ज़िया साहब का जो टेन्योर था उसकी मैं भी मुखालिफ हूँ। जो उन्होंने इक़दामात किए बहैसियत प्रेसिडेंट, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत डिसीजन था, और आज हम जो भुगत रहे हैं, देखिए उन्हीं की वजह से। हर डिक्टेटर जो फैसला करता है वो मुल्क के लिए नहीं होता, वो उसकी अपनी सीट के लिए होता है। ठीक है, ज़ियाउल हक जब इक़्तिदार में आए तो भुट्टो साहब और अपोजिशन में तय पा चुका था, हो चुका था एग्रीमेंट इलेक्शन दोबारा करने का। कोई जरूरत नहीं थी उस वक्त फौज के इंटरवीन करने की, ज़िया साहब ने किया।
यूजलेसली। ठीक है, अगर वो ये कहें कि मैंने मुल्क की खातिर किया तो हम सॉरी, तारीख को मस्क करने वाली बात है। ज़िया साहब, भुट्टो साहब का ठीक है, इलेक्शन में धांधली की बात हो रही थी और अपोजिशन से उनके बातें तय पा गई थी और आखिरी बिल्कुल मराहल में वो बात थी, 1-2 दिन में अनाउंस हो जाना था, एंड उस टाइम पर उन्होंने टॉपल करके खुद पावर में आ गए, भुट्टो को फांसी दे दी, जबकि मेरे नजदीक वो केस ना स्ट्रांग नहीं था जिसमें भुट्टो को फांसी दी जाती। लेकिन एक गैर जरूरी मार्शल्लाह और एक गैर जरूरी लीडर को लटका दिया गया बगैर किसी वजह के। भुट्टो एक अजीम नाम था, ऐसे लीडर पैदा नहीं होते। गलत फैसले भुट्टो के होंगे, 100 हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान थे। लेकिन उसके साथ मैं समझता हूं उनके बहुत अच्छे फैसले भी थे। इस तरह से मुशर्रफ साहब की बात करें, उनकी अपनी सीट जा रही थी, मुशर्रफ साहब को हटा दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, मैं आपको हटाना चाहूं मैं हटा सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं ना मैं, चीफ, लेकिन उन्होंने हटा दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जी मुझे क्यों हटा दिया, चलो जी मैं तुम्हें हटा देता हूं। ये जो रवायत थी, फौज के अंदर कोई बगावत करके दिखाए मुझे ऐसे चीफ को हटा के दिखाए नहीं। लेकिन अब आप जो मेन आपके हेड हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उसको जब दिल करता है लात मारते हैं, बाहर फेंक छोड़ते हैं, ये यानी कि वो आप समझते हैं कि इन्फीरियर है। पुलिस फौज में अगर आप हैं तो आप सुपीरियर हैं। और दूसरा इसमें मैं आपको बात कहूं, मुशर्रफ साहब ने, कॉलिन पावल की बुक है, उसने कहा जी कि 10 बातें हमने मुशर्रफ साहब से कही, कॉलिन पावल को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मेरा ये ख्याल था 9/11 के बाद कि मुशर्रफ साहब 2-3-4 बातें मान लेंगे। मुशर्रफ साहब ने बगैर सोचे समझे 10 की 10 बातें मान ली और उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी हैरत हुई कि किसी बात पर उन्होंने बहस नहीं की, किसी बात पर पाकिस्तान के मुफाद का ख्याल नहीं रखा कि आर्गुमेंट करते। अब इस पे मैं आपसे बात करूं, एक और बात मैं बताऊं, अब आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी ना। आप नहीं, पॉइंट आपका जो पॉइंट है, ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, ठीक है। आपने कहा जी कॉलिन पावल, एक कॉल ले लें, फिर उसके बाद हमारी बारी आती है तब कॉल ले लेते हैं जी। बात कीजिए। नहीं बात, अच्छा मैं कॉलर से बात करूं। अस्सलाम वालेकुम जी, खासी देर से इंतजार में, सॉरी माजरत जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ख्याल है आप इंतजार करते करते ना थोड़े से थक गए, मैं माजरत खाऊं। वो असल में गुफ्तगू जब थोड़ी सी गर्मा गर्म चल रही हो तो मामला जो है फरहान साहब बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि टॉक बैक मेरे पास नहीं, उनके पास है, इसलिए उनको पता चलता है कॉल आई कि नहीं। मेरा कोई मैं जब असल में वो बात हो रही थी तो मैंने कहा पूरी कर लिया। अच्छा, मैं यही पॉइंट, आपने कहा जी कॉलिन पावल को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन रूलर्स हों या उनके जो हो क्या कहते हैं मुलाजम, जितने भी हों उनके मुलाजम ही थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके पास ज़रूरी नहीं कि वो सच बोलें। दूसरी चीज़ ये कि जब वाक़या हुआ 9/11 का, मुशर्रफ की जगह कोई और सियासतदान होता और जब बुश ने ये कहा कि आर यू विद अस और नॉट, तो क्या वो प्रेशर कोई और सियासतदान कबूल कर सकता था? जिस तरीके से पाकिस्तान को उस वक्त बम्बार किया जा सकता था, जैसे आप अफगानिस्तान का हशर हुआ, बाद में इराक का हुआ, अब आप फिर लेकिन तारीख लेकिन कुछ देखे ना, आप एक चूंटी जो है वो हाथी के साथ, चूंटी हाथी के साथ लड़ने के लिए आपकी सलाहियत होनी चाहिए कि आप हाथी को ललकार रहे हैं। ये तो कहना बहुत आसान है, ललकारने का बहुत मुश्किल है। इसमें ललकारने का मकसद ही कोई, आपकी जड़ें मिल रही थी, आपकी देखिए कोई पाकिस्तानी 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था, ना ही वो मंसूबा हमारी सरजमीन पर बना था। वो अगर उसामा बिन लादेन ने बनाया था मुबैना तौर पर या उसके लोगों ने बनाया था तो वो अफगानिस्तान में थे या मिडल ईस्ट में बैठे थे, हमारी किसी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सऊदी अरब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, सऊदी अरब को जो है 11-12 साल के बाद उसामा बिन लादेन आपके मुल्क से मिला। वो देखिए मंसूबा बनने की 9/11 की बात, उनके पास क्या गुफ्तगू दूसरी तरफ जा रही है। नहीं उस वक्त आप गुफ्तगू उसी पॉइंट पे है, मैं कह रही हूं कि प्रेशर जिस तरीके से उसको लेना, की बात करें जो 9/11 पे थे, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद हालात चेंज हो गए, वो एक अलग स्टोरी है। उस पॉइंट के ऊपर देखिए, मैं आपको दुनिया में एक बड़ा वाकया हुआ, ट्विन टावर्स गिर गए, हजारों की तादाद में लोग मर गए और आपकी तरफ, और उसमें उसामा बिन लादेन मुलव्वस है और उसमें पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो सच था, ये झूठ एक अलग कहानी। नहीं तो फिर आपको क्यों पूछने का कि आप हमारे साथ हैं? नहीं, वो इसलिए कि वो अफगानिस्तान में कार्रवाई करना चाह रहे थे और पाकिस्तान उनके लिए पहली, समझता हूं कि जैसे अफगान और रशियन वॉर में हुआ तो पाकिस्तान उनके लिए सूटेबल इसलिए था कि आपका 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है। अच्छा, कॉल ले लूं मैं इससे पहले कि आप जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक उनका जी पहले ले लें आप, फिर उसके बाद कॉलर की तरफ चलेंगे। फरहान साहब बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं, इसलिए हम पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में इनको ठंडा पानी देती हूं मैं और फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हम लाहौर में मॉल रोड पे जो अफसोसनाक सान्या हुआ है, जिसमें एक मरतबा फिर कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, बहुत से घरों में आज फिर सफ़े मातम बिछा होगा और बदकिस्मती से हम यहाँ बैठ के उसको डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से कोई रोज़ ऐसा नहीं है कि जब कोई अफसोसनाक ख़बर हमारे मुल्क से ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से कुछ अमन है। लेकिन नए साल के साथ ही तकरीबन अभी 1.5 महीना हुआ है और 6-7 वाक़यात दहशतगर्दी के पाकिस्तान में हो चुके हैं। उम्मीद है कि मज़ीद कम हों, अगरचे कि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए रब से कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो फ़िलहाल नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन है। जिस तरीके से एक हम आलमी साजिश का भी शिकार हैं, जिस तरीके से हमारे अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं और हम ख़ुद बहसीयत कौम या हमारे जो सियासतदान है अपने मुल्क से मुखलिस नहीं हैं, हमारे इदारे अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, जिसकी वजह से इसमें मज़ीद दिक्कत पेश आ रही है। बहरहाल ब्रेक से पहले फरहान साहब सींग फंसाए बैठे थे और वो उनका कहना ये था कि जी ये सियासतदान चोर भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये मुल्क के लिए काम भी नहीं करते, लेकिन फिर भी बेहतर हैं, डिक्टेटर से बेहतर हैं। जब ये चोर हैं, करप्ट हैं, ये मुल्क के अंदर अगर फौजी अदालतें बने तो उसके भी खिलाफ हैं, रेंजर्स को एक्सटेंशन देनी है उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छे हैं, डिक्टेटर्स बहुत बुरे थे। जी देखिए, मैं इस पर पहले कैसे जवाब दूँ, कॉल हम ले लें। जी आपसे बात कर लें फिर मैं बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अजहर खान बात कर रहा हूँ। जी खान साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वेल्स से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए हजूर। बात ये है कि हर जगह पे दुकानों पे आते हैं लोग, वो गोली से मार देते हैं बच्चों को, दुकानों में मार लेते हैं, अपने चोरी करने के लिए पिस्तौल से मार देते हैं। इन क्रिमिनल के पीछे जब हुकूमत नहीं लगेगी और मीडिया पे भी आती है, उस दिन कहा है कि फैसलाबाद में ग्रेनेड, किसी चैनल ने कहा है ग्रेनेड मिले स्कूल के पास वगैरह, तो इन चीजों के पीछे ये नहीं भागेंगे तो फिर ऐसा ही होगा और अफसोस भी होगा। और दूसरी बात PSL की, जैसे अभी करप्शन का माफिया है, जैसे माफिया है, माफिया भी हर जगह पे पाकिस्तान के चारों तरफ बैसे लगे हुए हैं और बैस लगाए हुए हैं और इनको देखना चाहिए और इंटेलिजेंस सब एक हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, आगे बढ़ने की बात है। और पीछे जो लोग गए उनको खत्म कर दिया जाए कि ये सियासतदान ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनको नहीं, आगे को रखना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का। देखिए 100% फुल प्रूफ तो सिक्योरिटी कहीं नहीं हो सकती, और जो पाकिस्तान जिस खत्ते में है वहां पर ये मुमकिन नहीं है। हमारे नेबर्स, हमारे अनफॉर्चुनेटली उनसे ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हैं, ख्वाह वो भारत हो, ख्वाह वो अफगानिस्तान हो जो दूसरी तरफ मौजूद है, चाहे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश मेरे खिलाफ है, बांग्लादेश से हमारी बॉर्डर डायरेक्टली नहीं लगता, लेकिन जिनसे इमीडिएटली लगता है उसमें ईरान कदरे बेहतर, इंडिया बिल्कुल खराब, अफगानिस्तान कभी बेहतर कभी खराब, ये मामला चलता रहता है। चाइना का एक तरफ साइड है जो हम कह सकते हैं कदरे हमारे लिए वो महफूज है, बाकी कोई नहीं। सो जिस खित्ते में हम बैठे हैं, जहां हम कहते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, वहां पर इसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का पाकिस्तान को हमेशा नुकसान भी रहा है। अब हम रूस के क्योंकि साथ करीब हैं, लिहाजा जंग शुरू हुई हम उसमें झोंक दिए गए, हमारा इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से 9/11 के बाद हमारा इस्तेमाल हुआ। सो ये पोजीशन जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। सो अब मेरा ख्याल में यह है कि 100% तो ये मामला कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे जब तक कि अमन नहीं हो जाता हर तरफ। लेकिन जिस हद तक कमी अब आ गई है, बहुत खुशाइन बात है। कभी कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि जब कोई सानिया नहीं होता था, लेकिन अब कम से कम हफ्तों, बाज़ महीनों गुजर जाते हैं, सेटल्ड एरियाज़ के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं होता। एजेंसीज में हो जाए, कहीं पे ट्राइबल बेल्ट में हो जाए, कहीं दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है, भारतीय दहशतगर्दी चल रही है, वहाँ पर अगर कहीं हो जाता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो बड़े शहर हैं, जैसे पेशावर की बात हम करें, जहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई सानिया होता था, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 90% जो सूरत हाल 95% बेहतर हो गई है। अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई, मैं दोबारा अहमद आया, एक छोटा सा पॉइंट कि ये जो जलसे जुलूस था जिसके साथ साथ ये चल रहे थे, ये पाकिस्तान में टोटली खत्म होने चाहिए, बैन होने चाहिए। अदारे जो अगर अपना ईमानदारी से काम करें, हर चीज जो वहाँ पे करप्ट है, पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो काम खिड़की के बैक साइड से हो जाता है, लेकिन लाइन में लगे हुए जो लोग हैं वो पसीने निकल जाते हैं, उनका काम नहीं होता। अब इसमें जो पैसे लेकर देकर इधर से साइड से काम करवाते, ये जब तक खत्म ना हुआ
ये जो अदारे हैं तबाह हुए हैं, ये जो जुलूस निकालने वाले हैं, इनके लिए कुछ देखिए जुलूस निकालने का जहां तक वास्ता है, मैं सिक्योरिटी के लिए आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं एक अर्ज करता चलूं, देखिए ये हर जमहूरी मुल्क के अंदर जो है एहतजाज मुनासिब अंदाज में अगर किया जाए उसका हक होता है। चलें जी, और ये बात आपने वही कर दी। देखिए मैं जुलूस का अब बात ये है कि जो आपको पता है मैं बाहर निकलूंगा तो मर जाऊंगा, फिर भी निकलेंगे, मेरा जमहूरी हक है मरूं या ना, क्योंकि मेरी अकल इस्तेमाल नहीं करनी ना, मैंने बाहर जरूर जाना। बात आप फिर वही हम हर चीज के दो रुख हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अब तो वो हालात है नहीं जो आज से 5 साल पहले थे या 4 साल पहले थे, बहुत बेहतरी आ गई। उस दौर में भी आपको घर से निकलना ही है, ये जुलूस तो छोड़ दीजिए। जो लोग बेचारे सुबह अपने बच्चों की रोजी के लिए निकलते थे, शाम को ये पता नहीं होता था पहुंचेंगे भी कि नहीं। कराची शहर के अंदर ये हालात थे। निशाना नहीं बनाया जाता फरहान साहब, हमेशा वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा नुकसान हो, लेकिन कितने जो वो करें उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो, वो रैलियों को निशाना बनाते हैं, जुलूसों को निशाना बनाते हैं। लेकिन हमारे लोग यही आप वाली लॉजिक देते हैं कि क्यों जी, जमहूरी हक है, हम तो निकलेंगे बाहर, हुकूमत का काम है हमें सिक्योरिटी दे। वो अपने आप को सिक्योरिटी देगी, अपने मिनिस्टरों को सिक्योरिटी देगी या आपको सिक्योरिटी देगी, आप तो अपनी अकल इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करना। मैं इस पे भी आपको जवाब देता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी शबीर साहब, कॉलर कहाँ गए आपके? बहरहाल चलिए। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी फरमाइए, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं प्लीज। हेलो जी बोलिए, आप टीवी से सुन रहे हैं, आपसे फिर कभी और किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। जी हुजूर गुजारिश है टीवी बंद करके तो फिर हमें कॉल किया कीजिए, क्योंकि टीवी और हमारे स्टूडियो से जो वॉइस है उसमें तकरीबन 10 सेकंड का डिले होता है, तो फिर आप हमारे इंतजार में बैठे रहेंगे, हम आपके इंतजार में बैठे रहेंगे। बहरहाल बात में मुशर्रफ साहब की भी आप कर रही थी, मैं आपको बता चलूँ, आप क्योंकि उस वक्त अभी स्टूडेंट थी, मैं उस वक्त जर्नलिज्म में था। क्लिंटन साहब आए, पहला मुशर्रफ साहब का भी दौरा हुकूमत शुरू हुआ था, तो क्लिंटन साहब ने इनके साथ तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया था मुशर्रफ साहब के साथ, कि वो कहा मैं डिक्टेटर के साथ नहीं तस्वीर बनवाना चाहता। बड़े तनहा थे आलमी सतह के ऊपर मुशर्रफ साहब। 9/11 जैसे ही मिला, बात यह है कि कोलिन पावल साहब ने सच कहा या झूठ कहा, लेकिन जो 10 नुकात उन्हें कहे वो मनोअन मुशर्रफ साहब ने मान लिया और वो तारीख से साबित भी हुए। शमसी एयरबेस हमने उनको दिया हुआ था, दीगर एयरबेस दिए हुए थे, जहां से ड्रोन उड़ते थे हमें ही हमला करते थे, और मुशर्रफ साहब आखिर तक डिनाई करते रहे कि हमने कोई बेस नहीं दिया। एंड पे जाके पता चला कि हाँ जी बेस दिया हुआ था। इसी तरह से आप देखें, अपनी किताब में छाती ठोक कर लिख रहे हैं कि हमने इतने 1000 आदमी अमेरिका के हवाले कर दिया। उनका अपने क्या करना? देखिए जो आदमी उनका पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या करना था? वो टेररिस्ट थे। आपकी कोई अपनी इज्जत होती है कौम की। बरतानिया से मुझे आप एक बदतरीन शख्स भी लेकर दिखा दीजिए बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के। से पाकिस्तान को आपका मकसद ये है कि पाकिस्तानी जानवर थे, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में, आप बगैर किसी हमें हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए लीगल प्रोसीजर है। अभी आपको पता है, सॉरी आपकी बात में काट रही हूँ, ये रॉस्टल में जो एक सेक्स गैंग रेप में वो जो गैंग था वो पकड़ा गया और उनको सजाएं भी हुई। आपको पता है कि उनकी नेशनलिटी रिवोक करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई, देखिए बात हो रही है कानून की, यही बात है। यहाँ तो आप मान लेंगे यहाँ पे लाठी का कानून है और अदालतें बेमानी है। यहाँ फिर आप किसी को अगर फर्ज करें दहशतगर्द कह रहे हैं तो आपको साबित करना चाहिए। कोई भी मुल्क अपने मुल्क में क्रिमिनल्स नहीं चाहता। अपने आप को या मुझे उस पोजीशन में रखकर देखिए, अल्लाह ना करे हमें किसी भी वजह से उठाकर वो ले जाकर बग्राम किसी बेस से नहीं उठाया जाता। डॉक्टर आरिफा बेचारी पिछले 12 साल 15 साल से कुछ तो आपने देखा, थोड़ा बहुत तो था। देखिए थोड़ा बहुत She was involved to some extent, ये नहीं था कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन बगैर किसी उसके ऊपर जो जुल्म हुआ उनके साथ, उस पे जो इल्जाम लगाए वो आपको पता है, अपने से 4 गुना बड़े वजनी फौजी को वो कहा गया, उतनी सी धानपान सी बेचारी, उस पे उन्होंने कहा जी बंदूक से हमला कर दिया, जो प्रैक्टिकली अदालत में कहा गया कि मुमकिन ही नहीं है उतनी धानपान से खातून इतने 6.5 फुट के जवान को जाके हमला कर दे, ये मुमकिन नहीं हो सकता फिजिकली। लेकिन बहरहाल देखिए, कहने का मेरा मकसद ये कि मान लिया 32 लोग होंगे, 3000 2000 4000 जो भी तादाद उन्होंने बताई मुशर्रफ साहब ने, लेकिन एक कानूनी प्रोसीजर है कि आपने एक शख्स को कहा ये गिल्टी है, ठीक है, लॉ एक प्रोसीजर आप कानून का चलाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है आप फलां मुल्क को ये चाहिए, जो भी आपका कानूनी ज़ाब्ता अपने आपके मुल्क का है आप उस ज़ाब्ते के तहत दीजिए। दुनिया का कोई छोटे से छोटा मुल्क भी इस तरह आदमी उठाकर दूसरों को नहीं दे देता जिस तरह हमने दिए, और उसके बाद ये साबित नहीं हो सका वो बेचारे मुलजिम भी थे कि नहीं थे। गुंटानामा बेस से अब जो लोग छोड़ रहे हैं आधे से ज्यादा के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं जी वो उनका कोई डायरेक्ट वैसे ताल्लुक नहीं था, ये आपको 15 साल बाद पता चला जाके। सो अगर आप फर्ज करें कि उस 2000 में से 100 आदमी भी बेगुनाह हुआ तो कौन जवाबदेह होगा उसका? कॉलर मेरे ख्याल में बात कीजिए जरूर जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं एक्चुअली ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो इस किस्म की है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमारे मुल्क को बचा लिया, और अगर वो उस वक्त
अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त उसकी कॉल, जो भी अमेरिका का वजीर खारजा था, उसकी बात मानी, तो यह तो एक हिकमत थी। हमारा हाल तो ये है कि हमारे मुल्क में गैर मुल्की पाकिस्तानियों को कत्ल करते हैं ये फानी महाजरीन। वहां पे इन्होंने इतनी मतलब अंधाधुंधा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और हमारी हिम्मत थी उनको डिपोर्ट करने की। और दूसरी बात, ये को मुशर्रफ ने जो बंदे पकड़े थे वो क्रिमिनल थे और वो उसमें से अक्सर अमेरिकन और दूसरे मुल्कों के नेशनल थे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। ये मैं एक बात आपको बताऊं, ये कहीं साबित नहीं हुआ कि सारे के सारे क्रिमिनल्स थे, ठीक है ना। अमेरिका साबित कर सका, अमेरिकन अपना हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हक़ाइक़ क्या है। मेरी बात भी अपना छोड़ दीजिए, ना मानिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मुशर्रफ साहब ने जब उस वक्त तालिबान थे तो फौज के हाथ बांधे रखे उन्होंने। सवात के अंदर में आपको वाकई उनके दौर में ही सवात में आके टेररिस्ट बैठे। 2.5-3 साल फौज की जहां हमारा बैठी हुई थी, फौज जहां पर स्टेशन थी, उससे हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पर डेली, जो सब स्टॉक जिसका नाम था, डेली वहां पर लोगों के गले काटकर वहां पर लटकाए जाते थे। आर्मी को यह हुक्म नहीं था कि उनके खिलाफ एक्शन ले। 3 साल ये काम हुआ। फिर वही आर्मी जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में जिसने इनको कुत्तों की तरह मार के भगा दिया दहशतगर्दों को, क्या को नई रूह आ गई थी उसमें? नहीं, हाथ बांधे हुए थे। मुशर्रफ साहब का अपना फायदा था। करोड़ों रुपया इन्होंने जो है करोड़ डॉलर्स अमेरिका से वसूल किए, जो हर शख्स दिया उसके पैसे इन्होंने ईंटे, उसका इतराफ किया इन्होंने अपनी किताब के अंदर कि मैंने वो लोग लिए। सो ये जो अपनी जात के लिए जिन्होंने नुकसान फायदा उठाया, पाकिस्तान को क्या दिया उन्होंने? दहशतगर्दी 100% उनके दौर में रही। अगर वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म उनके दौर में होता, अमन हो जाता, मैं मानता मुशर्रफ साहब ने कुछ किया, लेकिन उनके दौर में जितनी दहशतगर्दी बढ़ी वो उसको उन्होंने कंट्रोल नहीं किया जानबूझकर। सेकंड बात मैं आपको बताऊं, उनके दौर में जो इकोनॉमी थी, ये बाहर से इंपोर्ट किया हमने वजीर आजम, आर्टिफिशियल इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर, कर्जे दिए बेताशा। जैसी उनकी हुकूमत खत्म हुई, आपकी ढस करके नोज डाइव हुई। मुझे बताएं कहां गई वो सारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो उस टाइम पर थी? एक सिंगल प्रोजेक्ट बता दीजिए बड़ा जो उन्होंने अपने दौर में बनाया हो, मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में 11 सालों में जीरो। एक डैम, एक सड़क, एक कोई बड़ा यूनिट इंडस्ट्रियल उन्होंने बहुत बड़ी चीज बना दी हो, जीरो। कोई काम मुशर्रफ साहब ने ऐसा नहीं किया। छाती ठोक के कहते हैं पाकिस्तान को बड़ी तरक्की दे दी, मुझे कागजों पे दिखाएं मुशर्रफ साहब ने क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए। आगे चलते मैं मान लूंगा आगे चलते उन्होंने कर लिया। आगे चलते ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलते हैं। चलें ठीक है जी, मान लिया आपकी हमने बात। हम कहते हैं आप इसे, मैं कहता हूं पेपर्स पे दिखाएं ना मुझे। मैं कुछ आप भी नहीं मुझे है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेपर्स हैं। नहीं, कौन सा किसी भी दौर हुकूमत के आप निकाले ब्लैंक पेपर्स। मेगा प्रोजेक्ट बता दीजिए मुझे। आपको पता है कि जितने छोटे-छोटे डैम्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, बनना शुरू हुए, प्लानिंग बना, वो मुशर्रफ के दौर में 11 साल में एक सिंगल डैम। अगर वो इंप्लीमेंटेशन ज़रदारी साहब कंटिन्यू करते तो आज हमारे यहाँ ये बिजली की सब कागजों में था। जामिर भाषा डैम मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा नहीं है, ये एक नॉन फैक्ट है कि छोटे-छोटे डैम बनाने की। और एक जो मुझे शिकवा है परवेज मुशर्रफ से, वो ये है कि कालाबाग डैम पे अगर वो अड़ जाता और वो बन जाता तो और उनको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास सारी पावर थी। तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान का मुकद्दर बन जाता। लेकिन जब ये पॉलिटिशियंस मिल गए, चौधरी शुजात एंड कंपनी, तो उन्होंने मुशर्रफ साहब का बेड़ा भी डुबो दिया। बहरहाल आगे चलते हैं, लाल मस्जिद की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमारे मुल्क में जिसके बाद टेररिज्म की जो थी वो लहर ज़्यादा दौड़ी और आपके मुल्क में धमाके मजीद हो गए। और जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, मुझे याद है कि उससे कुछ अर्सा पहले हमें ये खबरें आ रही थी कि जो टेररिस्ट हैं वो इस्लामाबाद से कुछ दूर हैं, किसी भी वक्त वो इस्लामाबाद पे कब्जा कर सकते हैं। मुशर्रफ साहब का तोहफा था, सवात में जो पहुंचे हुए थे मुशर्रफ साहब का तोहफा था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं लाल मस्जिद की बात कर लूं। लाल मस्जिद का एक मौलवी निकाब पोश खवातीन की फौज ने तैयार की हुई थी, जो पूरे इस्लामाबाद में डंडा लेके घूमती थी और ज़बरदस्ती का इस्लाम फैला रही थी। फिर उन्होंने इन बच्चों को ये अकमाल बनाया। मुशर्रफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और पूरी जो पॉलिटिशियंस थे मुल्क के, वो जनाब मुशर्रफ साहब को थू थू करे थे कि आपने बहुत गलत किया। खैर, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने एक जो गलती की कि तमाम लोगों को बगैर जांच पड़ताल के मस्जिद से निकलने के लिए जब रिहाई दी तो वो निकल गए। और आपको पता है कि वो लोग कहाँ गए? वो वहाँ से निकल के कहाँ अपने घरों को गए। उन्होंने जाके ये टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन किए, जो आज हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है। और उस वक्त तमाम, और अब भी बहुत से लोग हैं जो लाल मस्जिद के वाक़े को कंडेम करते हैं। अच्छा कह रही हैं, बुरा कह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो मस्जिद के अंदर आपको पता है, मैंने वो लाइव कवर किया था, वो इवेंट प्रोग्राम्स किए थे, हम लम्हा ब लम्हा खबर देख रहे थे और दे रहे थे कि मस्जिद के अंदर से फायरिंग हो रही थी फौज पे जब उनके खिलाफ कार्रवाई। इसका मतलब है कि उनके पास गोला बारूद समंदर था। तो क्या वो इनोसेंट थे? देखिए, दो बातें, छोटे छोटे बच्चों को यरगमाल बना के रखा हुआ था, शील्ड बना कर, ह्यूमन शील्ड अपने सामने रखा हुआ था। दो मामलात में पहले आपको बताऊं कि हम, एक तो मुशर्रफ साहब को भी छोड़ दीजिए, किसके दौर को भी छोड़ दीजिए, हम हमेशा सोए रहते हैं। जब एक चीज़ नापानी सर से ऊंचा हो जाता है तब हम जागते हैं, याद आता है कि ओ हो ये हो गया, इसको कैसे करना है। अभी 4 दिन पहले बात हो रही थी कि इंडिया ने इतने डैम बना दिए हैं कि आप 2-4-5 साल में पूरा मुल्क कहत में डूबा हुआ होगा। हम सोए हुए हैं, हमें नहीं पता।
अब मदारिस के अंदर असला एक दिन में तो जमा नहीं हुआ, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि मैं ट्रक लोड किया लाके लाल मस्जिद तो उतार दिया, इस्लामाबाद के मिडिल में है वो, और आपने कहा लो जी सब कुछ आ गया पकड़ो जी। मौलवी को आप कुछ कह ही नहीं सकते थे ना तब। नहीं नहीं ये बात नहीं है। जब एक मौलवी आपको कह दिया, उसने कहा इस्लाम को खतरा है, मुझे खतरा है, इस्लाम को खतरा है, दुनिया दौड़ पड़ती है। जहाँ इन्होंने कहना होता है वहाँ कह लेते हैं, जहाँ नहीं कहना होता वह नहीं कहते। वहाँ किया तो कितना क्रिटिसिज्म हुआ उनको। नहीं, हुकूमत से ताकतवर चीज कोई नहीं है किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट एक मोस्ट पावरफुल चीज है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं हो सकती इंडिविजुअल जो उसके आगे आके खड़ा हो सके। पहली बात, लाल मस्जिद को उन्होंने बहुत प्रोलॉन्ग कर दिया। मेरे नजदीक इनको स्विफ्ट और क्विक करना चाहिए था। 1.5 महीना जो मोर्चा बंद होकर बैठे रहे, क्योंकि मेरा शीरा का घर उससे ऐसे समझ लीजिए कि हार्डली 100 गज के फासले पर है, और वो 1.5 महीना ना गैस उनके पास आखिरी 2-3 हफ्ते, ना बिजली वहां पर, और खंदकें खुदी हुई हैं, और 1.5 महीना बैठे रहे। एक मौलवी को आप 1.5 महीना नहीं गिरा सके। आई थिंक कि ऑपरेशन में गलती नहीं थी लोगों के खिलाफ। एंड पे फिर भी आपने देखें बच्चों को मारा ही ना। आप ये काम अगर करते पहले, स्विफ्टली जाते, विद इन क्विक 2-3 दिन में करके आप फारिग करते, बजाय इसके 1.5 महीना पूरा हाल पूरी दुनिया में हुई रहती तो वो ज्यादा बेहतर था। मौलवी अब्दुल कार्रवाई होनी चाहिए थी। मौलवी अब्दुल देखिए आपके आज भी वो लाल मस्जिद इस्लामाबाद में लाइब्रेरी बना के बैठा, उस लाइब्रेरी का नाम है उसामा बिन लादेन। वो हीरो है हमारा, या आपका हीरो है, या पाकिस्तान का हीरो है? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको 20 कनाल का प्लॉट देने का हुक्म दिया। एग्जैक्टली, सीडीए ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा जी प्लॉट, उनका सीडीए ने कहा हमने 20 कनाल दे दिया। वो उनका प्ली ये थी कि हमें बनाकर भी दें। तो वो बहरहाल ये मैं एक और इसमें किस किस की गलती है देखिए, उसमें कुछ मैं आप अब जो डिसीजन लास्ट लेटेस्ट है, मैंने ये बात ये हो रही कि मुशर्रफ साहब के दौर में अगर एक ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ठीक है, तो फिर आपको इसको कोई को स्विफ्ट रखना चाहिए था। बात ये फरहान आपको साहब, इसको लिंगर ऑन क्या करना आप मानते हैं कि आपके मुल्क के सियासतदान, आप सबको रख लें, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, जितने भी लोग उनको रख लें सामने, वो इस काबिल हैं इस वक्त कि इस मुल्क की बागडोर संभाल सकें? देखिए, ये जिस तरीके से जाना चाहिए मुल्क, मेरा सिर्फ एक नजरिया है और एक मैं समझता हूं नुक्ते की बात है कि आर्मी जिसका काम उसी को साझे। ठीक है, मैं अगर फौजी हूं तो मेरा काम सरहदों की हिफाजत करना है, मेरा काम आके सरबराह हुकूमत के पिछवाड़े पे लात मार के हुकूमत में बैठ जाना नहीं है। तो सलाह है तो फौज को क्यों बुलाते हैं आप? देखिए, कराची में अमन कायम और रेंजर्स को क्यों बुलाया आपने? होता है, बरतानिया में भी हुआ है, मॉब को कंट्रोल करना फौज को बुला लेते हैं, दुनिया में आती है। अच्छा, अब बरतानिया में कई बार फौज आ चुकी है, तो फिर सियासत भी वही कर लें। देखिए, ये आप दो बातों को मिक्स कर रही हैं। आप पूरी दुनिया में, अब देखिए अमेरिका में आपको पता है कि जब अभी बहुत ज्यादा सैलाब आया और उसके बाद फौज ने काम किया, हर जगह करती है फौज का दुनिया का, ये मुल्क का इदारा है ना, तो उसका मतलब अमरीकी सदर को उठा के फौज बैठ जाए? नहीं, वो हम उसकी एहतराम करते हैं, फौज ने जो खिदमात दी हैं वो हम उसके एहतराम करते हैं। लेकिन ये राइट नहीं है ना, बाकी फौज के अलावा फौज एक सिस्टम है, उसके अलावा कोई सिस्टम नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है आपके मुल्क में। सिविलियन सिस्टम को जहां की सपोर्ट चाहिए होगी वो अपनी फौज से ही लेगा। वो इंडिया की फौज तो नहीं बुला रहे ना। इंडिया में कोई इवेंट होता है, बरतानिया में होता है, अमेरिका में होता है, कहीं भी होता है, फौज की जरूरत है तो आती है। लेकिन फौजी, देखिए वो एक डिफरेंट स्टोरी थी। आपकी अदालतें जहां पर गवाह कत्ल कर दिए जाए दिन दिहाड़े और जजों को ये कहा जाए कि आपके पूरे खानदान को मार देंगे, सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट थे। अब आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको आर्मी की खिलाफ हुए हैं ना उन फौजी अदालतों के, सब तो खिलाफ है वो, सब नहीं, इक्का दुक्का। अगर सब खिलाफ होते तो ये पहले भी पास ना होता, और कुछ लोग उसमें आपको लगता है कि बड़े प्यार से इन्होंने माना, ये तो डंडे के जोर पे माने? देखिए, इस पे बड़ी लंबी बहस हो सकती है और होनी चाहिए मेरे नजदीक, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि मेरा, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, मेरा जाती ख्याल ये है कि जिसका काम उसी को साझे। मेरा काम अगर पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाना चाहिए, मेरा काम अगर जर्नलिज्म है तो मुझे सिर्फ जर्नलिज्म करना चाहिए, मुझे जज नहीं बनना चाहिए, इस वक्त फैसला नहीं करना चाहिए कि समीना जो है वो गलत है या सही है। मेरा काम अगर फौज का इंतजाम संभालना है, मैं सरबराह हूं तो मुझे फौज चलानी चाहिए। मेरा काम है, मैं सरबराह मुमलिकत हूं तो मुझे फिर वो काम करने देना चाहिए और दूसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस बंद नहीं करेंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। यहाँ हर आदमी एक्सपर्ट है, मैं भी हूं, आप भी हैं। आप यहाँ 2 मिनट में बता देंगे सारा के नवाज शरीफ साहब ने कहाँ गलती की है और मुशर्रफ साहब को कहाँ फौज ठीक नहीं चला रहे थे, वो बैट्समैन जो खेल रहा है उसने शॉट कहाँ गलत खेली है। मतलब नहीं पता क्रिकेट की, लेकिन हर चीज में एक्सपर्ट है। ये चीज हमें छोड़नी होगी तो फिर मामला ठीक होंगे, मेरा जाती ख्याल है। नहीं, मैं आपकी बात मानती हूँ। हम लोग जो है ना, हम स्पेशली हम जो पाकिस्तानी पानी हमने पिया है, हम समझते हैं हम गूगल हैं, हमें सब पता है और उनसे आप बहस कर ही नहीं सकते। अगर आप उनसे बहस करें वो कहेंगे आपको क्या पता, बिकॉज दे नो इट ऑल, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। हाँ जी। अब प्रोग्राम खत्म हो गया जी, जनाब इजाजत चाहेंगे? बिल्कुल जनाब, इजाज़त चाहेंगे। इस अफसोसनाक वाक़े पे मज़म्मत भी की जा सकती है फ़िलहाल, और ये ख्वाहिश और दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में अमन आए, और काश के कोई और प्रोग्राम लेके हम यहाँ ना बैठे जिसमें हम अफसोसनाक वाक़यात पे डिस्कशन कर रहे हो। एनीवे, कल दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे 6 से 7, और वेडनेसडे को भी ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा और कॉलर्स को भी हम मौका देंगे। और कल तक के लिए मुझे और फरहान असलम को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। और वो जाते थे शेर मुझे कहता चलूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला कल शाम 6 बजे एक बार मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।